नमस्कार बच्चों, आज हम गद्य खंड के पाठ 3 बचेंद्री पाल की मेरी शिखर यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बचेंद्री पाल का जीवन परिचय जानेंगे कि किस प्रकार से बचेंद्री पाल ने अपना जीवन कष्टों में बिताया और उसके बाद पर्वतारोहण का कार्य किया। तो आज के इस पाठ में सबसे पहले बचेंद्री पाल का जीवन परिचय। बचेंद्री पाल का जीवन परिचय। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में चंपा गांव में 24 मई 1954 को हुआ, यानी 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी माँ हंसादई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उसके पिता को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया, यानी राजी किया। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों के बावजूद भी संस्कृत से एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई ये क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी ये बहन क्यों भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल में कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ के नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बचेंद्री को पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयास किया। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय को अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया है। यानी बचेंद्री पाल ने जो देखा इस पर्वतारोहण में और जो समस्या उनके सामने आई, वह उन्होंने इस पाठ में देने का प्रयास किया है। प्रस्तुत अंश इसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। हम एवरेस्ट की शिखर यात्रा बचेंद्री पाल के जवानी देखते हैं कि उन्होंने इसमें अपने विवरण में क्या क्या लिखा है। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया, यानी काठमांडू से इसकी यात्रा प्रारंभ होने जा रही थी। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, यानी जो आगे जाने वाला दल था वो पहले ही काठमांडू जा चुका था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। क्योंकि जो हिमालय वाला जो चढ़ाई वाला भाग था वह लगातार हिमपात होता है, बर्फ होती है, इसलिए उस रास्ते को साफ करना भी आवश्यक है। नमचे बाजार शेरपालैंड का ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है, यानी कि ये नेपाल के बारे में है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है और नमचे बाजार शेरपालैंड
ये सब वहीं के स्थान हैं। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा जनजाति है, ये जाति का नाम है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे ये नाम अच्छा लगा, यानी एवरेस्ट की ऊंची चोटी को नेपाली लोग सागरमाथा के नाम से जानते हैं, यानी सागर का माथा यानी सागर का सिर। और बचेंद्री को भी ये नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल यानी प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है, यानी हवा के कारण बर्फ कट कट कर एक फूल के रूप में वहाँ बन जाती है। क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता है। बर्फ का ये ध्वज 10 किलोमीटर या उससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, यानी बार बार उस क्षेत्र में बर्फ के तूफान आते रहते थे, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था, यानी जब बचेंद्री को ये पता चला कि इस तरह के बर्फीले तूफान लगातार वहां आते रहते हैं, ये बचेंद्री को डराने के लिए काफी था। वो काफी डर गई थी। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप में आकर्षित थी, यानी बचेंद्री तब भी एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लालायित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जितनी भी कठिन चुनौतियां आए, किंतु वो एवरेस्ट पर विजय पाना चाहती थी। जब हम यानी कि बचेंद्री का दल 26 मार्च को पेरिच पहुंचे, पेरिच ये भी जगह नेपाल से आगे है, पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण, यानी जो बर्फ की सिल्लियां हैं, हिमस्खलन होता है, जिस प्रकार से भूस्खलन होता है उसी प्रकार से हिम भी के हिमपात होता है और बड़ी बड़ी सिल्लियां सरकती हैं। हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से, यानी बर्फ से ढकी जो पहाड़ी थी वो धसक गई थी, जिसके धसकने से लोहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद माने दुख को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। यानी कर्नल खुल्लर जो थे, जो कि इस अभियान दल के नेता के रूप में आगे काम कर रहे थे, उन्होंने सभी को यानी दुखी लोगों को समझाते हुए कहा कि ये इस अभियान के दौरान हम सबको ही इसका सामना करना पड़ सकता है। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिच लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 1 जो हिमपात से ठीक ऊपर है, यानी कि जो हिमपात वाली जगह है उससे 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्ह सभी बड़ी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। यानी कि रस्सियों के पुल बना दिए गए हैं
और रास्ता दिखाने के लिए बीच बीच में काफ़ी सारी झंडियाँ लगा दी हैं ताकि जो पर्वतारोही हैं वो रास्ता ना भटके। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है, यानी जो बर्फ हिमपात हो रहा है वो इस तरह से जिस प्रकार से पानी की नदी होती है, और ये एक तरह की ग्लेशियर यानी बर्फ की नदी है और बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक किए गए सभी काम व्यर्थ हो रहे थे, यानी कुछ निश्चित नहीं था कि बर्फबारी कब हो, कभी भी अचानक बर्फबारी हो जाती, और ये भी निश्चित नहीं था कि कब बर्फबारी बंद होगी। इसलिए साफ किया गया रास्ता वापस हिमपात से भर जाता। इसलिए कहा गया कि अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक तय नहीं किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक रास्ता साफ नहीं होगा तब तक पर्वतारोहण का कार्य नहीं संभव नहीं है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले, यानी जो मेन कैंप था जहां से उन्हें पर्वतारोहण शुरू करना था, बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हमें आशाजनक स्थितियां पता नहीं चल रही थी कि क्या वहां पर हो रहा था। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य चोटियों को देखा, यानी अन्य श्रेणियों को भी देखा जो चारों ओर फैली हुई पहाड़ियां थी छोटी छोटी। मैं भौचक्की होकर यानी आश्चर्यचकित होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। यानी इन पर्वतों से जो बर्फबारी लगातार दिखाई दे रही थी वो एक तरह से टेढ़ी मेढ़ी नदी के रूप में, बर्फीली यानी बर्फ से भरी नदी के रूप में दिखाई दे रही थी, जिसे बचेंद्री पाल ने उस दिन अपनी आंखों से निहारा था।